दीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई आप क्लास 12 का पार्ट 4 देख रहे हैं। व्यतिकरण पार्ट का ये जो दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई कैसे निकालते हैं, तो उसकी जो रेखिक चौड़ाई है, आपकी रेखिक चौड़ाई जो होती है यानी केंद्रीय फ्रिंज से जो चौड़ाई होती है अन्य फ्रिंजों की, उसमें उसके फ्रिंज स्लिट्स के बीच की दूरी को यानी स्लिट्स ऑफ पर्दे के बीच की दूरी को हम भाग देते हैं और वो निकलता है। जैसा ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दीप्त अदीप्त फ्रिंजें पर्दे पर प्राप्त होती हैं। यहाँ पे स्रोत होता है S1 S2, तो यहाँ से दीप्त के लिए जो ये चौड़ाई बनती है इसी को कहते हैं कोणी चौड़ाई। जैसे दीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई निकालनी है तो दीप्त फ्रिंज का ये आपका दूरी निकाल लें और d/d और बटे d कर दें, यानी इसकी चौड़ाई का भाग दे दें स्लिट से पर्दे की दूरी का, तो हमें दीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई का सूत्र आता है। यहाँ m होगा 1 2 3। कोणी दीप्त फ्रिंज की कोणी चौड़ाई अगर अदीप्त फ्रिंज की देखें तो यहाँ पे अदीप्त फ्रिंज को रखें, जैसे इसमें अदीप्त फ्रिंज को रखें और d का भाग देते ये आ जाएगा। क्रमागत दो फ्रिंजों की कोणी चौड़ाई निकालनी हो तो पहले फ्रिंज में से दूसरे फ्रिंज को घटा दें, तो ये डिफरेंस जो है आपका दोनों के बीच की कोणी चौड़ाई आएगी। तो ये यहाँ पे m+1 लैम्डा कर लें, λ/d कर लीजिए, -m λ/d कर लीजिए। उसके बाद इसको गुणा करके हल कर देंगे तो ये आ जाएगी। अगला टॉपिक है फ्रिंज की आकृति, शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो यंग ने बताया था कि फ्रिंजों की जो आकृति होती है अति परवलयाकार होती है, अति परवलयाकार होती है। इसमें अब एक चीज और देखिए, कला संबंध स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की कलांतर समय के साथ स्थिर रहता है, नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता, उसे हम कहते हैं कला संबंध स्रोत। यानी ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों का कलांतर समय के साथ स्थिर रहता है या परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं हम कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत के लिए एक जरूरी बात होती है कि अगर आप चाहते हैं, कला संबंध स्रोत एक ही मूल स्रोत से हो सकता है, यानी एक स्रोत से जैसे प्रकाश निकल रहा है इसी से आप दो स्रोत बनाएंगे तो इनसे जो तरंगें निकलेंगी वो कला संबंध स्रोत कहलाएंगी, क्योंकि इनसे निकलने वाली तरंग की आवृत्ति, आपका दूरियां, ये सब सेम हो जाती है। प्रकाश व्यतिकरण के लिए शर्त है और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको जरूर याद करें। देखिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान हो, पहला शर्त है क्या। दोनों तरंग स्रोत कला संबंध हो, यानी उनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ ना बदले। दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो या लगभग बराबर हो। दोनों स्रोत अति निकट हो। देखिए, W = d λ/d हम पढ़ते हैं, ये निकट होगा यानी दूरी कम होगी तो ये मान फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी, स्पष्ट होगी, इसीलिए कहा जाता है कि वो निकट हो। दोनों स्रोत संकीर्ण हो मतलब कम छिद्र वाले हों, यानी ये जो छेद हो वो बड़ा ना हो। दोनों तरंगें एक ही माध्यम में एक साथ संचरित हों, दोनों तरंगें एक ही माध्यम में एक साथ संचरित हों। ये आपके 6 होते हैं आपके प्रकाश व्यतिकरण की शर्त। अगला हम आपको दे रहे हैं कि व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर पारदर्शी प्लेट आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एक चीज देखिए, जब प्रकाश व्यतिकरण की क्रिया होती है उसमें दो पुंज आप दिखाते हैं कि जाकर के वो फ्रिंज को बनाती है, ठीक है। तो फ्रिंज जो बनाती है तो किसी के जिस किरण के मार्ग में, जैसे हम एक वो चित्र दे रहे हैं आपको, जैसे हम दिखाते ऐसे हैं, यहाँ पर्दा रहता है तो हम ऐसे दिखाते हैं आपको व्यतिकरण को बनने का केंद्रीय फ्रिंज के सापेक्ष, यहाँ P पे। तो मान लीजिए इस वाले तरंग किरण में, इस वाले में अगर प्लेट लगा देंगे हम पारदर्शी, तो ये फ्रिंज जो होगी, फ्रिंज तो उतनी बनेगी लेकिन ये
उसी तरफ विस्थापित हो जाएगी, यानी ये जो पहले बनती थी वो चली जाएगी ऐसे बनने के लिए, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका सूत्र होता है कितना विस्थापित होगी, x0 बराबर कैपिटल D बाई डी n-1 t। यहाँ पे n क्या है, पारदर्शी प्लेट के पदार्थ का अपवर्तनांक, t क्या है पारदर्शी प्लेट की मोटाई, d क्या है स्लिट से पर्दे की दूरी, और d स्मॉल d क्या है स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, ये आपको हम प्रूफ दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा ये अलग भी है। देखिए ये आपको सत्यापन है, इतनी फोटो तो आप उसमें बनाते ही थे, यहाँ पे स्रोत रहता था। यहाँ देखिए माना यंग रेखा चित्र प्रयोग में S1 S2 दो तरंग स्रोत हैं, जहाँ पे S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल t है। इनसे निकलने वाली जो तरंग है S1P के मार्ग में, जैसे यहाँ से जो तरंग निकल रही है व्यतिकरण के लिए और यहाँ से निकल रही है, उसके इस वाले मर्ह में हम T मोटाई का n अपवर्तनांक का एक प्लेट रख देते हैं। अब देखिए जैसे प्लेट रख देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी चाल जो होगी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि माध्यम में भी चलना है। तो S1P तरंग को जाने में लगेगा समय, तो जो समय लगेगा वो दो तरह का समय होगा, एक तो इतने में और दूसरा वायु में। तो देखिए वायु में जो समय लगेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, दूरी बटे चाल करेंगे। तो ये देखिए ये वायु का समय हुआ, S1P में से T को घटा दिए तो ये वायु हो गया। वायु वाली दूरी में हम प्रकाश की चाल का भाग देंगे और बाकी बचेगा इस छोटे वाले, ये जो पारदर्शी प्लेट है इसमें जाने में समय, तो इसकी दूरी हो जाएगी T और जाने में लगा समय हो जाएगा V। V क्यों कहेंगे, क्योंकि माध्यम में जो प्रकाश की चाल चलेगी उसको हम C लिख नहीं सकते, लेकिन जो V होगा वो C/n होगा, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल C/n होता है, यानी अपवर्तनांक होता है। अब इसमें देखिए जब हम इसको करेंगे तो इसको जब रख देंगे तो हमारा इस तरह का कंडीशन आ जाएगा, S1P माइनस T/C NT/C। हम C इसमें से कॉमन लेके ऐसा दिखाएंगे। अब देखिए अतः वायु में S1P की प्रकाश की पथ लंबाई, यानी पहली वाली तरंग जो होगी पहले वाले में, ये पथ की लंबाई अब क्या होगी, बढ़ जाएगी क्योंकि भाई आपका समय बढ़ गया तो आपकी बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, वायु में प्रकाश की चाल गुणे समय। समय आपको इसको जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा है वो आपका ये वाला है, तो इसके मान को हम प्रकाश की चाल के साथ जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये होगा उसको जाने में समय। ठीक है, और यही उसके पथ की लंबाई आ जाएगी, यानी पथ की लंबाई अब S1P की क्या हो जाएगी, S1P प्लस NT-1, यानी इतनी बढ़ गई है ना। तो अब पथांतर क्या होगा इनके बीच में, पथांतर क्या होगा, तो देखिए पथांतर का मतलब हुआ कि इस वाले दूरी में से ये वाली दूरी को घटा लेना। तो ये वाली दूरी ही अभी हम निकाले हैं, ये वाली ये दूरी है पहले तरंग S1P को जाने में पथ की लंबाई इतनी बढ़ी है, अब उसमें से इसको घटा देंगे तो ये पथांतर आ जाएगा। ठीक है, इतने दूर को जब हम व्यतिकरण पढ़ रहे थे तो पथांतर को d/xm लिख सकते थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको हम d/dx लैम्डा माइनस n-1t कर सकते। पथांतर का रियल मान क्या होता है, m लैम्डा होता है, तो m लैम्डा हमने रख दिया यहाँ पे, तो m लैम्डा हम रख देंगे और xm का मान निकालेंगे। तो इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा m लैम्डा n-1t। ये xm जो होगा तो ये वाली दोनों, ये वाली उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, d/d हो जाएगा। अगर MEV का विस्थापन देखा जाए कि अगर पहले जो चल रही थी उसके लिए विस्थापन xm ये था, लेकिन अब विस्थापन क्या होगा, बदलेगा। तो विस्थापन बदलेगा तो पहले जो अब विस्थापन बढ़ गया है उसमें से पहले वाले विस्थापन को घटा देंगे। अभी तो विस्थापन इतना हो गया तो पथांतर इतने बन रहे हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इस वाले में से पहले वाले जो शुरू में था उसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो इसको इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे,
तो ये वाला पार्ट इसका कट जाएगा और बचेगा x0 बराबर कैपिटल D/dn-1t, यानी जो प्रारंभिक फ्रिंज थी वो विस्थापित हो जाएगी इतनी दूरी पर। समझ में आ गया होगा आपको। इसको रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या है आपको हम बता देते हैं कि ये इसका पथांतर निकालेंगे इसको रखने के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक का पथ लंबाई क्या होगा ये हम निकालते हैं। उस पथ की लंबाई को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो तरंग यहाँ से निकलेगी कितने समय में यहाँ पहुँच रही है। पहले तो जो समय था अलग था क्योंकि माध्यम नहीं था, तो उसमें हम पहले यहाँ पे कितने समय में पहुँच रही है वो निकाल दिए। उसके बाद हम निकाल दिए कि वायु में कितने पथ लंबाई चलेगी वो निकाल दिए। दोनों पथ का डिफरेंस कर दिए तो हमें पथांतर मिल जाएगा। पथांतर m लैम्डा के बराबर होगा। फिर उसके किसी फ्रिंज के लिए जैसे ये एक्सम निकालेंगे तो एक्सम हमारा जो आएगा वो आ जाएगा, ये एक्सम निकला। इसी एक्सम का पहले वाले एक्सम यानी व्यतिकरण की क्रिया जो हो रही थी उसमें प्रारंभिक जो फ्रिंज बनती थी उसके साथ घटा देंगे तो कितनी विस्थापित हो गई फ्रिंज वो आपको पता चलेगी। धन्यवाद।